नमस्कार साथियों, व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आज उपस्थित हूँ एक और नए प्रयास के साथ। साथियों आपका स्वागत भी है मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज में। आज सीरीज का तीसरा लेक्चर है और जैसा कि हम लोगों ने देखा विगत 2 लेक्चरों में विगत 2 जो भी सेशन रहे उसमें कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, उससे पहले आधुनिक राष्ट्रवाद की क्या विचारधाराएँ रही, आदि-आदि को हमने विस्तार से देखा और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से उसे हम लोगों ने एमसीक्यू फॉर्म में भी देखा। उसी कड़ी में आज का जो सेशन है वो दरअसल है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जो एक कालखंड रहा, जिसे हम अगर कहें 1905 से लेकर के 1918 तक। इसके दौरान जो भी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई, कैसे कांग्रेस का एक चरण जिसे हम उग्रवादी चरण से संगानित करते हैं, अपनी भूमिका निभाई उग्रवादी चरण कैसे ये अपनी भूमिका निभाई इस टाइम फ्रेम में, इस टाइम ड्यूरेशन में, इसको हम देखेंगे बहरहाल। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और हाँ, यदि आपने पुराने वाले लेक्चर व्हिच मीन्स जो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर जाकर देखें। आपके लिए काम की चीज़, काम की बात की गई है उसमें। बहरहाल अगर अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये आपके काम की चीज़ है, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें मदद मिल रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वरना आपकी स्थिति, आपकी जो भी एक्सेप्टेंस है वो मुझे स्वीकार्य है। बहरहाल मेरा नाम राम जी, आपका साथी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जो इंडेक्स है दरअसल कि किसके माध्यम से यानी कि कैसे-कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज के सेशन को कैसे आगे ले जाएँगे, उसका एक रूपरेखा है जो इस प्रकार है। आप चाहें तो इसे रोककर देख सकते हैं। एक त्वरित आप पुनरावलोकन कर लें। दरअसल दरअसल आज जो व्हिच मीन्स कंटेंट की हायरार्की है वो किस कुछ इस प्रकार है। मतलब ये कि जो हम ये देखेंगे इसको किस इतने अगर एक शब्दों में कहें तकरीबन जो भी 10-12 मैं काउंट कर रहा था, जो भी 12 आप सब पॉइंट है 12-13 जो भी हैं, इस पॉइंट के माध्यम से पूरे टॉपिक को मैं कवर करूँगा। बहरहाल इसे और भी जो कम पॉइंट में बताया जा सकता था, लेकिन मेरी ये कोशिश रही, जो भी छोटे-छोटे कालखंड हैं, जो भी छोटे-छोटे मोमेंट हैं, उस मोमेंट को यहाँ लाया जाए ताकि एक समग्रता के साथ आप इन चीज़ों को बहरहाल 13 सालों की जो जर्नी रही, उसको समझ पाएँ। इसलिए मैंने इसे माइन्यूट लेवल पे चीज़ों को देखने का प्रयास किया, इनफैक्ट कहें तो दिखाने का प्रयास करूँगा। पहला है इंट्रोडक्शन टू द पीरियड 1905 टू 1918 मतलब ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक छोटा-सा खंड 13 साल का रहा, इसके परिचय के बारे में बात करेंगे। कॉज़ उसके अगली कड़ी में कॉज़ ऑफ द नेशन मूवमेंट जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उसके पीछे का कारण क्या रहा? फिर हम बंगाल विभाजन देखेंगे, फिर स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन जैसी स्थिति हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का एक हिस्सा रहा, उसे भी देखेंगे। फिर जो उग्रवाद का उदय है, राइज़ ऑफ एक्सट्रीमिज़्म उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। और दरअसल इन तमाम जो टॉपिक्स हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा इन्हीं को रेखांकित करने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि इनकी भूमिका तत्कालिक तौर पे बहुत ज़्यादा थी, यूँ कहें तो सबसे ज़्यादा थी। कांग्रेस के लेवल पे। उसके बाद सूरत का जो विभाजन है, सूरत स्प्लिट 1907 हालाँकि इसी के बाद से ये चीज़ें हैं जो मतलब यूँ कहें तो अस्तित्व में आती हैं। वहाँ से ज़्यादा यूँ कहें तो ऑफ़िशियली जो एक्सट्रीमिज़्म है, उदारवादी माफ़ कीजिएगा उग्रवादी हैं, उनकी पहचान की जाती है। फिर हम देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार क्या है? मिंटो जो सेक्रेटरी थे मार्ले सेक्रेटरी थे ब्रिटिश सरकार में और इंग्लैंड में दरअसल और मिंटो जो थे यहाँ के वाइसरॉय थे। इन्होंने 1909 की जो एक रिफ़ॉर्म है, मार्ले मिंटो सुधार जिसके नाम से जानते हैं, वो लाने का प्रयास किया था। हालाँकि जो नाम है वो तो रिफ़ॉर्म है लेकिन ये किस प्रकार का रिफ़ॉर्म था, ये हम भी देखेंगे। दरअसल ये कम्युनिज़्म को बढ़ाने जैसी स्थिति बहरहाल विस्तार से इस टॉपिक में देखेंगे। उसी उसके बाद गद्दर मूवमेंट जो अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका से जुड़ा है। अमेरिका से जुड़ा नहीं, अमेरिका में इसकी जो भी प्रकरण हुआ, वहाँ स्थापित हुई, जो तकरीबन 5 सालों तक यूँ कहें तो स्थापित रहा। बहरहाल इस मूवमेंट को भी देखने का प्रयास करेंगे। अगली कड़ी में है स्वराज आंदोलन व्हिच मीन्स होम रूल जो लीग है उसकी जो एक कड़ी है और इसका जो उद्देश्य था दरअसल वही कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को अपने नीति निर्माण की जो भी व्यवस्था है, संस्था है उसमें स्थान दें और अंततः हमें अपनी स्वतंत्रता मुझे वापस करें, ऐसी बातें कही गई थी। फिर लखनऊ पैक्ट है जिसमें विशेष तौर पे आप कह सकते हो कि जो 2 धड़ा बँटा था 1907 में कहा गया ये विभाजन में सूरत में जो विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में, उसके बाद यहाँ लखनऊ पैक्ट होकर के चीज़ों को एक तरीके से आप कह सकते हो आत्मसात करने का प्रयास किया गया, जो 2 धड़ा बटी थी, कहीं न कहीं, किसी न किसी सेंस में यहाँ एक होते हुए देखे गए। फिर हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार 1 हालाँकि 4 साल की जो स्थिति रही 4 से 5 सालों की, ये इम्पैक्ट इसका इम्पैक्ट हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे कैसा था?
किस प्रकार से ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को उत्प्रेरित किया, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। फिर है रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरी मोमेंट मतलब ये जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, उसकी जो भूमिका रही वो देखेंगे। फिर कामागाटू हमारा जो प्रकरण है, घटना है दरअसल, कामागाटू दरअसल एक जहाज का नाम था और एक जैपनीज़ बोट था, उसके उससे संबंधित है आयरलैंड जो सॉरी कनाडा जा रहे लोग उनके उनको वहाँ नहीं उतरने दिया जाता है और वहीं से रोक करके जो भी हालाँकि इसकी संख्या भी 370 372 ऐसा ही कुछ आस-पास बताया जाता है। बहरहाल जो भी है फिलहाल देखेंगे। फिर है अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में क्या होता है अगस्त डिक्लेरेशन? इसकी क्या भूमिका रही हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में? हालाँकि भूमिका क्या रहेगी? बहरहाल फिर भी देखने का प्रयास करेंगे। फिर है सेकंड लास्ट इमर्जेंस ऑफ न्यू लीडरशिप जो नए नेतृत्व है उनके उभार हुआ और यहाँ से कहीं न कहीं जो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे जो नए-नए लीडर थे, वो अस्तित्व में आ चुके थे, यूँ कहें तो ज़मीन पे आ चुके थे। और यहाँ से फिर आगे की स्थिति बदल जाती है, जो अगले सेशन में हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ी-सी उसकी झलकी यहाँ भी देखेंगे। फिर अंत में देखेंगे कि इसकी जो निष्कर्ष है और जो लीगेसी व्हिच मीन्स क्या विरासत रही, इस स्तर पे पहुँच के इस पूरे टॉपिक को यूँ कहें तो हम लोग खत्म कर लेंगे। तो नेशनल मूवमेंट इन इंडिया 1905 टू 1918 जो ये कालखंड है, जो टाइम फ्रेम है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। आइए पहले पॉइंट पे और पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू द पीरियड ये, यानी कि 1905 से लेकर के 1918 तक की जो परिचय है। साथियों, मैं यहाँ बुलेट पॉइंट में और कम से कम पॉइंट को लाने का प्रयास किया। वो इसलिए क्योंकि मतलब अनावश्यक ज़्यादा बिंदु को लाना मुझे नहीं लगता अगर आप रिवीजन करोगे तो वो ज़्यादा ये चीज़ें होंगी। जो महत्वपूर्ण है उसी को मैंने यहाँ यूँ कहें तो इंक्लूड किया। मैं भी आपको कहूँगा जब अगर आप इसको देख कर के एक छोटा-सा शॉर्ट नोट्स बनाते हो, हालाँकि पीडीएफ मैं अपलोड कर दूँगा। अभी तक किया नहीं हूँ लेकिन किसी भी लेक्चर का पर कर दूँगा। अगर आप चाहें तो उसके माध्यम से आप अपना शॉर्ट नोट बनाएँ और एक रिवीजन के तौर पे मैं इसे अगर प्रॉपर आप मेरे से पूछोगे, अगर आपका जो ऑप्शनल है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से अगर क्या कहते हैं हाँ, इतिहास है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, तब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। यदि आप प्रारंभिक अवस्था में पढ़ना चाह रहे हैं कि हाँ, ऑप्शनल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है, तो मैं ये कहूँगा कि आप स्किप कर सकते हो। ये उनके लिए है, जो जीएस पर्सपेक्टिव से में ये क्या है हिस्ट्री को देख रहे हैं, उनके लिए पर्याप्त है। और गहराई से देखना हालाँकि मैं भी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि इतना मतलब ये डिस्कस कर लेने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेंस पर्सपेक्टिव से किसी और भी क्लास की, ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी कई ऐसे स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उसी को मैंने यहाँ कहा। आपको अगर ये लगता है कि आपके अंदर समझदारी है और बस कंटेंट चाहिए, कंटेंट को एक्सप्लेनेशन करना मुझे आता है तो आप इसे देख सकते हो। बहरहाल वो तो बात की बातें हैं। आते हैं अपने मुद्दे पे और आज मुद्दा दरअसल ये है कि जो ये कालखंड रहा 1905 से लेकर के 1918 तक, ये इंट्रोडक्शन के तौर पे समझने का प्रयास करें दरअसल, तो ये 1905 से लेकर के 1918 तक का काल भारत में जन राष्ट्रवाद के उदय का समय था। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब 1857 के दौर था यानी कि 1850 के आसपास की जो हमारी आंदोलन की स्थिति थी, उस वक़्त कैसे न्यू नेशनलिज़्म व्हिच मीन्स आप जिसे आप ये भी कहते हो मॉडर्न नेशनलिज़्म नव राष्ट्रवाद, आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई? पहले लेक्चर में हमने देखा था, यदि आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि हाँ, आधुनिक राष्ट्रवाद क्या है, उसकी क्या प्रतिक्रिया रही जन भागीदारी को बढ़ाने में, तो आप पहले लेक्चर को देख सकते हो। बहरहाल, यही बात यहाँ कही जा रही कि ये जो समय काल था तकरीबन 15 सालों का, इसमें एक बात और, जब भी इतिहास में ना अगर कोई भी स्पेसिफिक डेट दिया होता है, तो कोई घटना हो तो बात की बात है। जैसे यहाँ की बात करी जा रही है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है 1905 से 1918 तक, इसमें भले ही 18 तक की बात कहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 18 के बाद जो भी 19 आएगी वो इसमें कंक्लूड नहीं कर सकते या फिर जो 1904 में हुआ इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपकी समझदारी के लिए आपकी जो एक व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से बनी रहे इसलिए ये टाइम फ्रेम ये किया जाता है। कोई भी बड़ी से बड़ी बुक हो, एनसीईआरटी हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि इतिहास खैर वो तो बात की बात है। मतलब मैं उसके बारे में बताने जा रहा था महत्व के बारे में। वो अलग मुद्दा है, अनावश्यक उसको यहाँ बात करना फिलहाल ज़रूरी नहीं। बहरहाल तो पहली बात कही जा रही कि जन राष्ट्रवाद का उदय का समय था। जन राष्ट्रवाद क्या होता है ना? मैं इसे विस्तार से बताया था, थोड़ा-सा मैं एक बार और यहाँ बता दूँ, मास नेशनलिज़्म, है ना? धीरे-धीरे करना होता है, नहीं तो मेरे से हो नहीं पाता प्रॉपर। खैर, 2 शब्द है, एक जन और एक राष्ट्रवाद, दोनों को मिला कर के हमने कहा जन राष्ट्रवाद। जन का मतलब पीपल यानी कि लोग,
और चूँकि अ, मास मतलब वही यहाँ पे पीपल से संदर्भित करता है और नेशनलिज़्म मतलब राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है साथियों मैंने उस वक़्त भी जब पहले लेक्चर में बात किया था तो बताया था कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जिसके माध्यम से लोग यानी पीपल अपने देश के प्रति जो एकता, देश के प्रति समानता, समता, बंधुत्व आदि की बात करें, अपने देश के प्रति कुर्बानी हालाँकि कुर्बानी उर्दू वर्ड है इसके लिए एक हिंदी वर्ड क्या हो सकता है? समर्पण हाँ। अपने देश के प्रति समर्पण जैसे भाव को रखें, तो उसे हम कह सकते हैं हाँ, ये राष्ट्रवाद की बात है। एक बार फिर से मैं कह दूँ शायद मैं प्रॉपर तरीके से नहीं नहीं बता पाया। राष्ट्रवाद का मतलब क्या? कि लोगों में अपने देश के प्रति एकता का भाव, लोगों में अपने देश के प्रति समर्पण का भाव, लोगों में अपने देश के प्रति समानता, एकता जो भी लोकतांत्रिक शब्द हैं, उनका भाव का होना राष्ट्रवाद कहलाता है। और ये राष्ट्रवाद यदि लोगों में है, तो हम जन राष्ट्रवाद कह देते हैं। तो जन राष्ट्रवाद का उदय था। मतलब ये कि इस समय लोगों में कहीं न कहीं अपने देश के प्रति भाव, अपने देश के प्रति प्रेम का भाव बढ़ रहा था। तो और यहाँ से चीज़ें बढ़ती चली गई और अंततः 1947 तक जो रिज़ल्ट आया हमने देखा। हालाँकि ये बात कहना अतिशयोक्ति होगा कि 1857 सॉरी 1947 के बाद की स्थिति जो रही, उसके बाद के लोगों में भारत के प्रति राष्ट्रवाद का भाव नहीं रहा, ऐसा नहीं है। आज भी हमारे देश में हालाँकि ये प्रगतिशील एक विचार है, ये वक़्त के साथ बदलता है। तो कई ऐसे बदलाव के साथ, कई ऐसे स्वीकार्यता के साथ आज भी हम राष्ट्रवाद को अपने अंदर समेटे हुए हैं, अपने अंदर धारित किए हुए हैं। तो जन राष्ट्रवाद का उदय का समय था। इस काल में जो प्रमुख घटनाएँ हुई, थोड़ा-सा मैं ये कर लूँ अ, हाइलाइट हालाँकि इसे विस्तार से आगे जो भी है वो देखने को मिलेगा। बातें जो हुई है वो बंगाल विभाजन की हुई है, जो 1905 में होता है, स्वदेशी आंदोलन का हुआ, उग्र का उदय व्हिच मीन्स उग्रवाद का उदय, राइज़ ऑफ एक्सट्रीमिज़्म, होम रूल लीग जो 1917 में हुआ, उसको देखेंगे और प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। मुख्य रूप से ये चीज़ें जो थी वही घटित हुई 1905 से लेकर के 1918 तक। तो इन इन सभी जो प्रभाव हैं व्हिच मीन्स ये घटना है, इन घटनाओं को हम लोग देखेंगे। चलिए अगले प्रकरण में अब देखेंगे कॉज़ ऑफ द नेशनल मूवमेंट जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उसके पीछे का कारण क्या रहा? साथियों कारण बताएँ उससे पहले एक मैं बात बताता हूँ। कोई भी चलिए बीच में शायद आ जाएगा तो पहली बात कही जा रही है अंग्रेज़ों द्वारा आर्थिक शोषण। मैं जिस दिन राष्ट्रवाद की बात कर रहा था, उस दिन बताया था कि आपका ना कई प्रकार के शोषण होते हैं, जिसमें आर्थिक शोषण प्रत्यक्ष रूप से दिखता है और उसका प्रभाव ज़्यादा व्यापक होता है। यदि आप सामाजिक रूप से दरअसल, है ना? तो मैं इरेज़ कर लूँ थोड़ा। बहुत ज़्यादा ये हैबिट ना होने के कारण ना वो नहीं लिखा है। पर फिर भी आई होप समय के साथ ये भी सही हो जाएगा। तो मैं ये बात कर रहा था साथियों कि अगर किसी भी प्रकार की अगर शोषण होता है आपके ऊपर विशेष तौर पे सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण तो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिखता लेकिन उसके व्यापक प्रभाव होते हैं। लेकिन जब आर्थिक शोषण होता है और ये आर्थिक शोषण यदि एक लंबे समय तक चलता रहे तो इसके प्रत्यक्ष प्रभाव दिखते हैं क्योंकि ये रोज़गार, बेरोज़गारी और जो भी तमाम चीज़ें हैं आपकी अर्थव्यवस्था उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। कुछ यूँ हुआ अंग्रेज़ों के नीतियों द्वारा 1905 दरअसल ये पहले से चल रही थी पर जैसा मैंने आपको कहा ये काफ़ी लंबा समय तक चलता रहा शोषण। जैसा कि आपको पता है 1600 की शुरुआत से 1608 7-8 के बाद से के पहले से ही हालाँकि अंग्रेज़ विद्यमान थे, हमारे अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे। लेकिन 1757 के पहले आते-आते या यूँ कहें 1757 के बाद की जो स्थिति थी, वो इतनी ज़्यादा गहरी हो गई कि प्रत्यक्ष रूप से जैसे आज भारत के लिए भारत की संसद कानून बनाती है, उसी तरीके से 1857 के बाद ब्रिटिशर्स जो रानी थी, वो प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में सत्ता ले लेती है, अंग्रेज़ी कंपनी के हाथों से। और वहाँ से जो भी कानून, जो भी नीतियाँ बनती हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से भारत में लागू होता है। तो वो नीतियाँ जो रही वो कहीं न कहीं पक्षपात रही, पूर्व अवधारणाओं पर आधारित थी, बायसनेस थी और उसका श्रेय दरअसल ये नहीं था कि भारतीय समाज की, भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। उसका श्रेय ये था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो भी हो, ये अर्थव्यवस्था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करेगी, कंपनी को कैसे मुनाफ़े में लाएगी, जो ब्रिटिश साम्राज्य है, उसको कैसे आर्थिक रूप से सशक्त करेगी, इसके लिए कैसे कानून बनाया जाए। उद्देश्य यही रहा और उसी उद्देश्य के साथ अनेक नीतियों का आप कह सकते हो अ, लागू करना, थोपना जैसी स्थिति रही। तो उस दिन भी मैंने कहा था कि जो भी नीति रहे, इस नीति से 3 चीज़ें हुई थी प्रॉपर तरीके से। पहला तो ये कि भारत का जो एमएसएमई था, है ना? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ जिसे हम लघु उद्योग कह देते हैं, वो प्रभावित हुआ बुरे तरीके से। और जो अ
भारतीय और ग्रामीण स्तर पे जो व्यापारी थे या भारतीय व्यापारी थे, उनके उनसे जो रोज़गार था, उनकी जो व्यापार था वो ठप हो गया, वो यूँ कहें तो अब खत्म हो गया। तो उसके बाद रोज़गार की स्थिति बढ़ी, बेरोज़गारी की स्थिति बढ़ी, लोगों को भूख जैसी उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक शब्द आता है खैर अंततः मैं ये कहना चाह रहा कि आर्थिक जो दबाव था, आर्थिक जो शोषण था, उसका प्रभाव डायरेक्ट जो हमारे भारतीय समाज पे पड़ा और जब भी डायरेक्ट या फिर प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ता है, तो आप कहीं न कहीं एकजुट होने का प्रयास करते हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी देख लो ना, जैसे अभी लोकसभा का ये हुआ, है ना? हालाँकि ये एग्ज़ाम्पल राजनीतिक तौर पे मैं नहीं लेना चाहूँगा। आप ये भी खुद भी देख लो, यदि आपके गाँव में किसी व्यक्ति के द्वारा, बाह्य व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार की जो अगर शोषण होता है, तो गाँव के जो लोग हैं, वो एकजुट हो जाते हैं और वो जो बाहरी व्यक्ति है, उससे लड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ उसी प्रकार से यहाँ भी हुआ, बाहरी व्यक्ति अंग्रेज़ थे। आंतरिक में जो भी भारतीय थे, उन्होंने एकजुटता के साथ अपनी जो है सामान्यता बनाया, अपनी क्षमता क्षमता तो नहीं कहेंगे, एक तरीके से अभी शुरुआत है, तो बहुत ज़्यादा आदर्श रूप में देखना विषय नहीं होगा। लेकिन हाँ जो शुरुआती स्तर है, कहीं न कहीं वो एकता मतलब एकरूप होने का था और इसी एकरूपता के साथ लोगों ने अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। खैर, ये ज़्यादा हो गया। अंग्रेज़ों द्वारा आर्थिक शोषण शुरू हो गया था। दूसरी बात कही जा रही है नस्लीय भेदभाव और नागरिक अधिकारों का हनन। अधिकार की बात तो बाद में करी गई, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें कहते हैं ना सर से ऊपर पानी चला गया था तब। लेकिन इतना सेंसिटिव है ना कि थोड़ा-सा भी अगर वो हो तो खैर, तो नस्लीय भेदभाव और इसी नस्लीय भेदभाव का एक थोड़ा-सा प्रकाष्ठा दिखता है आपको 1909 के जो मार्लियामेंटो सुधार है उसमें, जो प्रत्यक्ष रूप से मुसलमान, हिंदू के लिए अलग-अलग जो चीज़ें राजनीतिक रूप से हालाँकि वहाँ देखेंगे। तो नस्लीय भेदभाव का होना, नागरिकों को अधिकार का ना मिलना यूँ कहें तो जो था उसे भी हनन करना, उसे भी छीन लेना, इन तमाम चीज़ों ने लोगों को दरअसल ये प्रेरित किया कि आप नेशनल मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाएँ। वैश्विक आंदोलन का प्रभाव भी रहा, जैसे कि आयरिश होम रूल आंदोलन और रूसी क्रांति, यहाँ पे अमेरिकी क्रांति भी आप कह सकते हो, चूँकि मैंने वहाँ कहा था। दरअसल मैंने जैसा कि आपको कहा कि यदि कोई जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यूँ कहें तो ब्रिटिश साम्राज्य भारत में भी थे और अमेरिका में भी था। तो अमेरिका में ना लोगों ने अमेरिकी लोगों ने एकजुट होकर के आप कह सकते हो कि नेशनल मूवमेंट चला कर के जो अंग्रेज़ थे, उनसे अपनी सत्ता ले ली अपने हाथ में। तो कहीं न कहीं भारतीयों में भी इस बात का एक प्रकार से आप कह सकते हो आत्मविश्वास आया कि नहीं, नहीं अगर अगला व्यक्ति इसे हरा सकता है, तो हम भारत भी हरा सकते हैं। उसी रूप में ये आयरिश होम रूल आंदोलन मतलब जहाँ से एनी बेसेंट बिलॉन्ग करती है, उन्होंने भी भारत में आकर के उसी तर्ज पे जिस तरीके से अपने देश में लोगों के लिए आवाज़ उठाई थी भारत में भी आकर 1917 में, है ना? होम रूल लीग की स्थापना करती है और फिर अपने तरीके से भारतीयों को जोड़ कर के स्वराज की माँग की जो आवाज़ है वो उठाती है। तो वैश्विक आंदोलन का भी प्रभाव रहा। रूसी क्रांति की भी इसमें भूमिका रही चूँकि यहाँ से तकरीबन जो हमारे लोकतंत्र की एक विचार है समता, समानता आदि-आदि ये इन्हीं सब क्रांति से कहीं न कहीं भारत के जो लोग हैं वो प्रभावित हुए, विशेष तौर पे जो पढ़े-लिखे हैं वो प्रभावित हुए। और उन्होंने इस बात को देखा कि नहीं-नहीं विश्व बदल रहा है, जो भी क्रांतियाँ हो रही है, इन क्रांतियों में कहीं न कहीं समानता, समता, बंधुत्व की बात कही जा रही, लोकतंत्र की बात कही जा रही, संप्रभुता की बात की जा रही। तो हमारे देश में भी हमारे जो अखंड भारत है, वहाँ भी इस तरीके की बात स्थापित होनी चाहिए। इसलिए अंग्रेज़ों बाहर जाओ, गो बैक इस तरीके से बहुत सारे नारे लगे। अंततः कह सकते हैं इन तमाम चीज़ों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने का काम किया। तो क्या कारण रहे थे? हमने देख लिया। अब अगला जो प्रक्रम व्हिच मीन्स ये पॉइंट है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल विभाजन। चलिए, ओह माय बहरहाल लॉर्ड कर्ज़न द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को घोषित किया जाता है। इससे पहले देख लेते हैं ना बंगाल विभजन था क्या? चलिए मैं देखूँगा। उद्देश्य था राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना और फुट डालो राज करो, फुट डालो शासन करो की जो एक थीम है उसको स्थापित करना। साथियों मैं एक बात बता दूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1850 के दशक के बाद की जो स्थिति थी, भारत में राष्ट्रीय जो आंदोलन है, लोगों का जो जनसमूह है, एकरूपता के साथ आगे बढ़ रहा था और कहीं न कहीं भारतीय एकरूपता से जो ब्रिटिशर्स थे, वो डरे हुए थे, भयभीत थे। तो इस भय को कम करने के लिए पहला कदम तो उन्होंने 1885 में कांग्रेस का स्थापना किया, जिसे उन्होंने
सेफ्टी वॉल्व के नाम से भी अब कई लोग कहते हैं इसे बहरहाल। तो दरअसल उनको इस बात से भय था कि अगर इसी प्रकार से जनसमूह की भागीदारी बढ़ती चली गई, भारत जैसे विकराल देश में यदि इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ हमें क्या उसको कहें अपोज़ देखने को मिलेगा, अगर एक और इसके लिए शब्द होता है। ख़ैर, अगर इस तरीके से आंदोलन स्थापित होते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे ब्रिटिश शासन के लिए, ब्रिटिश सत्ता के लिए बहुत आप कह सकते हो एक चैलेंजिंग है। तो इसी चैलेंजिंग को ये करने के लिए एक बात और कही जा रही थी, वो साफ तौर पे देख रहे थे कि भारत में जो 2 धड़ा है, विशेष तौर पे एक मुस्लिम और एक हिंदू, ये दोनों बहुत एकजुट मतलब एक-दूसरे से जुड़े हुए थे और दोनों मिल कर के अपनी जो बात है उसको रख रहे थे और बात कुछ नहीं था, बात ये था कि हमें आज़ाद करो, हमें संप्रभुता चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें हमारे ऊपर का जो शोषण है, उसे हटाओ। आपकी जो तंत्र है, राजनीतिक तंत्र, जिसके माध्यम से आप हमारे देश के लिए नीति निर्माण करते हो, उसमें मेरी भागीदारी चाहिए। ये सभी बातें जो है ना मिल करके उठा रहे थे। तो फुट डालो राज करो के लिए उन्होंने क्या किया कि जो बंगाल है और दरअसल मैंने जैसे आपको बताया अभी कि पूर्व में दरअसल बंगाल और नीचे मद्रास का मध्य में अगर आप देखते हैं मध्य भारत के अगर थोड़ी-सी नीचे जाकर ये करें तो मद्रास, है ना? तो ये दोनों सेंटर थे। उस वक़्त बहुत ज़्यादा दिल्ली का महत्व नहीं था विशेष तौर पे। हालाँकि ये बात नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल भी महत्व नहीं था बट हाँ, आंदोलन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं थे, उसके कई कारण थे। क्योंकि आंदोलन वही जैसा कि मैंने आपको क्या कहा था अभी कि आंदोलन का कारण क्या था? आर्थिक शोषण और आर्थिक शोषण किस चीज़ का? जो एमएसएमईज़ थे, जो मध्यम वर्ग के फैक्ट्रीज़ थे हमारे भारतीय लोगों द्वारा, उसे कहीं न कहीं विस्थापित किया जा रहा था और ये ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ जो थी वो बंगाल के जो बे ऑफ बंगाल की जो एरिया है ना, दरअसल आप कह सकते हो समुद्र के किनारे वाला क्योंकि वहीं से तकरीबन जो आयात-निर्यात है संभव हो पाता था वर्ल्ड वाइड के लिए। तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो ये चीज़ें हैं शोषण वो देखने को मिला। तो वहाँ शोषण हुआ तो वहाँ वहीं बहुत ज़्यादा बहुत मात्रा में ये चीज़ें हुई। तो वही सरकार ये करना चाह रहे थे कि सबसे ज़्यादा कहाँ आंदोलन हो रहा? तो बंगाल के क्षेत्र में आज बंगाल बांग्लादेश से अलग हो गया, उस वक़्त सभी इसी नाम से जाने जाते थे। उन्होंने क्या किया? बाँट दिया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल और इसी मैं ये कहूँगा कि ये करना उनके लिए बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ। और भारतीय पर्सपेक्टिव से अच्छा। क्योंकि जितने विगत 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष जो भी कह लें जितने डेंसिटी के साथ, जितनी सघनता के साथ राष्ट्रीय आंदोलन लोगों में नहीं फैला था, इस एक घटना ने 16 अक्टूबर 1905 को जो ये चीज़ें हुई, हालाँकि इस दिन से ना इसका डेट 2003 फिर से मैं गलती कर दिया 1903 में ही पहली बार प्रस्ताव रखा गया था और फिर घोषणा दरअसल अक्टूबर है ना ए ए एक और इसके लिए 3 डेट यूज़ होता है, मुझे अभी ध्यान में नहीं है। पर हाँ, 1903 में पहली बार क्या हुआ ये प्रस्ताव लाया गया, फिर एक बार उसको लागू मतलब घोषणा किया गया, फिर इस दिन से लागू हो गया दरअसल, है ना? तो 16 अक्टूबर 1905 को घोषित किया गया लागू किया गया कि हाँ, इस दिन से ये चीज़ें अलग हो गई। इसके बाद लॉर्ड कर्ज़न के द्वारा इसके बाद ना लोगों में बहुत व्यापक स्तर पे यूँ कह सकते हैं आंदोलन हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग दुखी हो गए। दुखी किस क्षेत्र में? कि हम भारत के लोग हैं, हमें आप बाँटने वाले होते कौन हो? हमें आप अलग करने वाले होते कौन हो? हिंदू-मुस्लिम के नाम पर लोगों को अलग करना ये कहाँ तक जायज़ है? और ये एक बार में होने का भी एक ऑप्शन था, मैं अलग-अलग क्यों कर रहा हूँ? तो मैं ये कह रहा था कि ये इस घटना के बाद लोगों में विशेष तौर पे हाँ, ये उद्देश्य राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना जैसे कि मैंने देखा कि मैंने बताया कि होने के बाद राष्ट्र मतलब ये जो उद्देश्य था दरअसल कि राष्ट्रवाद को कम किया जाए। 1857 के बाद जो व्यापक जन आंदोलन हो रहे थे, उसके डर के कारण। दूसरी बात इसी में फुट डालो राज करो की बात कही। अब बात आती है प्रतिक्रिया की। लोगों में ना व्यापक विरोध हुआ और स्वदेशी आंदोलन जैसी जो स्थिति है उसको देखने को मिली। ये व्यापक विरोध किस स्तर पे? सभी स्तर पे मिला था। जिसमें स्वदेशी आंदोलन कहीं न कहीं आर्थिक स्तर को यूँ कहें तो संदर्भित करता है। राजनीतिक स्तर पे भी विरोध हुआ, आर्थिक स्तर पे विरोध हुआ, सामाजिक स्तर पे भी विरोध हुआ। विरोध कैसे रहे उसको हम लोग देखेंगे। पर हाँ, ये बात समझना है सिर्फ़ ये कि जो बंगाल विभाजन हुआ, उस बंगाल विभाजन के बाद लोगों में व्यापक तौर पे यूँ कहें तो विरोध हुआ और इसी विरोध का कारण हालाँकि एक जब ये विभाजन हुआ तो इसमें एक धड़ा ऐसा था जो कुछ हद तक सपोर्ट कर रहे थे और दूसरा धड़ा ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। और यही 2 धड़ा जो हैं, 2 ग्रुप है, आगे चल के स्प्लिट होता है। एक होता है कांग्रेस का क्या नाम है उदारवादी चरण विच मीन्स उदारवादी लोग और दूसरा होता है उग्रवादी लोग, लिबरल एंड एक्सट्रीमिज़्म। तो यहीं से चीज़ें जो खराब होती है और आगे आने वाले कुछ वर्षों तक रहता है, पुनः पैक्ट तक। बहरहाल, तो ये चीज़ें थी यहाँ से 2 धड़ा में बढ़ जाती है
हालाँकि इसका जो ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट है वो सूरत के अधिवेशन में होता है। तो अब देखते हैं जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्वदेशी आंदोलन चलाए गए। थोड़ा-सा देखने का प्रयास करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन क्या था? 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। इसी प्रकार से आपका पहले फैक्ट के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि बताइए जो ये क्या नाम है स्वदेशी आंदोलन है और बॉयकॉट मूवमेंट है, इसको किसके अपोज़ में चलाया गया था? तो स्वदेशी सॉरी जो बंगाल विभाजन है उसके अगेंस्ट में। इसके नेता जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 2 नेता मतलब 2 प्रकार के जो समूह थे वो बढ़ गए। एक में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष का भी नाम इसमें आता है, वो थे। दूसरा दूसरे में क्या उसको कहते हैं जो उदारवादी नेता थे दरअसल उनका, उदारवादी नेता का अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बनर्जी जी थे, है ना? सॉरी, खैर इसको छोड़िए मैं इसको बाद में देखूँगा, लिखूँगा तो फिर ज़्यादा देर होता है मेरे से। खैर जो तरीका यानी कि जो तरीका था बॉयकॉट का वो क्या था ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और बहुत बड़ी मात्रा में उद्योगों को बढ़ावा देना। किस उद्योगों को? भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना। स्वदेशी का मतलब यही था। तो स्वदेशी का मतलब क्या? कि आपके शहर में या फिर मतलब ये कहा जा रहा था कि लोगों से अपील की जा रही थी कि आप इसमें अगर जो विदेशी शराब है, विदेशी वस्त्र है, उनका दहन करें, उनका बहिष्कार करें और भारतीय उद्योगों द्वारा जो हथकरघा के माध्यम से चीज़ें बनाई गई है, वस्त्र बनाया गया, उसको व्यापक तौर पे आप उपयोग करें, उसको व्यापक तौर पे आप खरीदारी करें, ऐसी बातें बताई जा रही थी। तो इस तरीके से स्वदेशी आंदोलन और बॉयकॉट आंदोलन मतलब स्वदेशी मतलब अपने वस्तुओं का इस्तेमाल करना, जो आज हम कहते हैं ना अपने भारत में वोकल फॉर लोकल, कुछ ऐसी ही स्थिति उस वक़्त थी। बॉयकॉट किसका? जो भी विदेशी वस्तुएँ हैं, जैसे विदेशी शराब थी, विदेशी कपड़े थे, विदेशी इक्विपमेंट बहुत तरीके रहे होंगे, उसकी जो आयातित वस्तु है, उसको ये करना, बॉयकॉट करना, है ना? तो ये बातें थी। अब अगला है राइज़ ऑफ एक्सट्रीमिज़्म जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंगाल विभाजन के बाद हमारी जो कांग्रेस की जो राजनीतिक धारा है, वो 2 क्षेत्रों में बँटने पर विवश हो जाती है और एक क्षेत्र में एक क्षेत्र में लाल बाल-पाल जैसे लोग हैं, तो दूसरे क्षेत्र में खैर इसमें नहीं लिखा मैं, होगा कहीं आगे। खैर, तो नेता नेता जो थे एक्सट्रीमिज़्म का वो लाल बाल-पाल थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तरीका क्या था? हालाँकि पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिबरल जो लोग थे, वो अपने याचिका से, अखबार के माध्यम से प्रार्थना पत्र के माध्यम से या यूँ कह लें तो टेलीग्राफ आदि जो भी चीज़ें मतलब कि डिसिप्लिन वे में चीज़ों को स्थापित करने का, चीज़ों को संप्रेषित करने का, सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का काम करते थे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, आपकी जो ये स्थिति है वो कुछ हद तक तो सही है लेकिन इससे हमें जो स्वतंत्रता है वो नहीं मिलेगी। उसके लिए इन्होंने क्या कहा कि नहीं हम सीधे टक्कर लेंगे, अपने आत्मनिर्भरता के तौर पे मतलब ये कि हम किसी के ऊपर ये नहीं रहेंगे, निर्भर नहीं रहेंगे और दूसरी बात ये कही, कि हम जन समूह के माध्यम से ना चीज़ों को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जन समूह को कैसे? अगर सरकार अकेले नहीं सुन रही है, तो हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन प्रकार का करेंगे और लोगों को जुटा करके जनसमूह के माध्यम से अपनी बात को मनवाने का बात करेंगे, मतलब काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति के साथ जो नेता थे लाल बाल पाल, जिसे हम एक्सट्रीमिज़्म यानी कि उदारवादी कहते हैं, उन नेताओं का जो कृत्य था कुछ इसी प्रकार से था। प्रमुख इनके संबंध कुछ घटनाएँ भी हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूरत विभाजन एक आप कह सकते हो सेटबैक की स्थिति थी कांग्रेस के लिए, चूँकि यहीं से ये जो ऑफ़िशियली है, वो बढ़ जाता है 2 धड़ा में। तो राइज़ ऑफ़ एक्सट्रीमिज़्म थोड़ा-सा मैं ये कर दूँ तो कैसे हुआ कि हालाँकि मैंने जैसा भी आपको कहा कि कोई भी बड़ी चीज़ जो है ना, वो 1 घंटे, 1 दिन, 1 सप्ताह में नहीं होता है। और ये कहना कि महज़ सिर्फ़ एक कारण से जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, बंगाल विभाजन है, उसके कारण से एक्सट्रीमिज़्म का उदय हो गया, यानी कि जो उग्रवादी हैं, उनका उदय हो गया, तो ऐसा कहना मैं कहूँगा अतिशयोक्ति होगा। ये चीज़ें शुरुआत से ही चलती आ रही थी, 1885 के बाद 87-88 विशेष तौर पे 1891 के बाद क्योंकि 1891 में आपने देखा जैसा कि मैंने आपको कहा कि वहाँ जिस तरीके से परिषदों में भारतीयों की भूमिका को ये कहा मतलब दिया गया जैसे वोट देने का अधिकार बजट पे चर्चा करने का अधिकार दिया गया, लेकिन कहीं न कहीं उसपे मत देने का अधिकार मताधिकार छीन लिया गया था। तो वहाँ से जो ये उग्रवादी लोग थे और ज़्यादा चिंतित हो गए और ज़्यादा क्रोधित हो गए, आक्रोशित हो गए और नाराज़गी अपने ही लोगों से रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने
जिस तरीके से बातें रखनी चाहिए थी, सरकार के सामने नहीं रखी, या जो भी रखी या जो भी उनका प्रतिक्रिया आया, उनके प्रतिक्रिया को ये अपोज़ नहीं कर पाए। तो ये बातें कही जा रही थी कि वहीं से तकरीबन उग्रवादी लोगों के एक समूह बन रहा था, और उस समूह अंततः जो कहते हैं तात्कालिक कारण क्या रहा? 1905 का बंगाल विभाजन। तो यहाँ से चीज़ें बदलती है, और फिर आगे का जो घटना है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सूरत का अधिवेशन होता है और यहाँ से ऑफ़िशियली वो हो जाते हैं अलग। ये नरमपंथी गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी आदि-आदि जो थे वो नरमपंथी थे। उग्रवादी में लाल बाल पाल आदि-आदि थे। ख़ैर, तो ये चीज़ें थी। अब है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार क्या है? इसकी क्या भूमिका रही है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, इसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा। दरअसल मार्ले, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिंटो जो थे वायसराय थे भारत के, और ये जो थे ये सेक्रेटरी थे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश के, मतलब भारतीय ब्रिटिशर होते हैं ना, जैसे एम्बेसडर आप कह लो एक तरीके से अभी, तो कुछ उस प्रकार से ये थे मार्ले, मिंटो, वायसराय। तो ये दोनों मिल करके रिफ़ॉर्म, हालाँकि रिफ़ॉर्म मैं आज भी ये नहीं मानता हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि ये रिफ़ॉर्म था। रिफ़ॉर्म क्या होता है सुधार? दरअसल ख़ैर आगे देखेंगे। मुसलमानों क्या है वो बात कही जा रही, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। मैं साथ ही आपको बता ही रहा ये बात कि जब 1857 के बाद, बार-बार इस बात को इसलिए मैं लेता हूँ क्योंकि किताबों में कई बार, विशेष तौर पे एनसीईआरटी में प्रत्यक्ष रूप से लिखी गई है कि 1857 के बाद भारतीय जो राजनीति है उसमें जो ब्रिटिश संसद थी उसकी प्रत्यक्ष, जो ब्रिटिश रानी थी उसकी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होने लगा, और इसके बाद जो उनकी नीति रही, नीति तो शोषण आधारित रही ही। एक चीज़ और जो नीतियों में परिलक्षित होती थी, वो ये चाहते थे कि कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में ये विभक्त रहे, चाहे राजनीतिक स्तर पे, चाहे सामाजिक स्तर पे, चाहे शैक्षणिक स्तर पे, और इस विभक्ता, यानी कि जो बँटवारा है, स्प्लिटिसिटी है, इसको स्थापित करने के लिए जो भी नीति लाते थे, कहीं न कहीं उस नीति में थोड़ा-सा अलगाव का जो बीज है वो होता ही था। इसमें क्या थी, जब ये पार्लियामेंट्री सुधार आया दरअसल, तो इसमें कहा गया कि मुसलमानों के लिए अलग जो निर्वाचन मंडली है वो होगा, और हिंदुओं के लिए अलग होगा। मतलब ये कि अगर ये एक देश है और ये कंसिस्टेंसी है, और मान लिया जाए, ये कंसिस्टेंसी में हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, और यहाँ के जो ये है प्रतिनिधि हैं जो, उनको वही वोट करेंगे जो मुसलमान हैं, अगर ये मुसलमान के प्रतिनिधि हैं तो। तो मुस्लिम लोग ही सिर्फ़ मुस्लिम को वोट करेंगे, हिंदू लोग सिर्फ़ हिंदू लोग को करेंगे, ऐसी बातें कही गई, और ऐसा कहा जाता है। ये बहुत बड़ी धब्बा है ब्रिटिश सरकार के ऊपर कि कम्युनिज़्म जिसको कहते हैं ना हम लोग, सांप्रदायिकता को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। अपने छोटे से हित के लिए एक बहुत बड़े समाज को, एक बहुत बड़े वर्ग को बाँटने की प्रयास की गई थी। तो ये बातें रही। उद्देश्य क्या था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि उद्देश्य था हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करना। क्योंकि बड़े-बड़े जो क्षेत्र थे, विशेष तौर पे जो बंगाल, आज का बांग्लादेश, और हमारा आज पश्चिमी बंगाल, वो दोनों एक थे, और वहीं से सारी चीज़ें संचालित हो रही थी, और उन दोनों में ना तकरीबन, मुझे डेटा तो ध्यान में नहीं है, पर हाँ हिंदू और मुस्लिम की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और उ सबसे ज़्यादा चिंता का विषय इसलिए था ब्रिटिशर्स द्वारा क्योंकि वो लोग एकता के साथ आगे बढ़ रहे थे। इन्हें विभाजित कर देते तो स्वाभाविक स्वाभाविक तौर पे विभाजित किया भी, और इसका परिणाम उन्हें मिला भी, उनका फल मिला भी। आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था को, नहीं कह सकते, भारतीय सामाजिक व्यवस्था को, कि ऐसे जो प्रयास रहे कुछ हद तक असफल हो गए। हालाँकि इसमें सफल होने के पीछे का मतलब ये भी था कि हमारे देश के भी कई ऐसे लोग थे, जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, चलो ऐसी ही स्थिति बननी चाहिए। तो और इसी का एक परिणाम था कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, पहले ही हुई थी। दरअसल उसकी बात अलग है। पर हाँ, अंततः बात ये कही जा रही है कि जो पार्लियामेंट्री सुधार है, उसके माध्यम से किस चीज़ को स्थापित करने का प्रयास किया गया था? तो उद्देश्य था हिंदू-मुसलमानों को विभाजित करना, दोनों के अंतर्गत एक गैप पैदा करना, ऐसी स्थिति रही। ऐसी स्थिति स्थापित करने की प्रयास की गई। राष्ट्रवादियों द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए आलोचना। स्वाभाविक तौर पे जो राष्ट्रवादी रहे उन्होंने आलोचना की। आलोचना किस बात की कि भाई साहब आप ऐसा है कि आप सांप्रदायिकता को बढ़ा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं आपके एक छोटे से प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा एक बुरा कदम है। एक आप कह सकते हो खतरनाक वाला, मतलब आलोचना के तौर पे आप जो भी एक शब्द यूज़ कर लें, शब्द जो आ रहा है मैं बोल तो नहीं सकता, बट हाँ, खैर अगली बात है गद्दर मूवमेंट। और गदर मूवमेंट्स किस ध्यान में आया ना, लाला हरदयाल आप देखेंगे, हालाँकि हरदयाल नहीं, ये सोहन सिंह भाकना जो थे, इन्होंने ही 1913 में, खैर अमेरिका और कनाडा में भारतीय प्रवासियों द्वारा शुरू किया गया था। क्या? गद्दार आंदोलन कहाँ?
हालाँकि एग्ज़ैक्ट अगर आप जानना चाहें, तो सैन फ्रांसिस्को करके एक जगह है अमेरिका में, वहीं इन चीज़ों को स्थापित की, मतलब गदर मूवमेंट को स्थापित की गई थी और इसका उद्देश्य तो देखिए आप, उद्देश्य क्या था? सशस्त्र संग्रह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। ऐसी जो आत्मविश्वास अब कहाँ से आई थी? चूँकि तकरीबन ये जो लोग थे 1880-87 75 से लेकर के 80 का जो समय था जहाँ अमेरिकी क्रांति अपनी चरम सीमा पे थी, उसके बाद अमेरिकी समाज में क बहुत ज़्यादा बदलाव आया। उस बदलाव से ये लोग प्रचलित मतलब यूँ कह सकते हैं आप प्रचलित तो नहीं, क्या कहते हैं उसको? परिचित थे दरअसल, परिचित थे। तो इनका ऐसा मानना था कि जब तक हम अपने देश से अंग्रेज़ों को बाहर नहीं भगाएँगे, अंग्रेज़ों को बाहर नहीं निकालेंगे, तो ये बहुत कम चांस है कि हम अपनी समृद्धि, हम अपनी स्वतंत्रता को ले पाएँ। तो इसी क्रम में इन्होंने एक उद्देश्य के साथ यहाँ सशस्त्र संग्रह करना है, संघर्ष करना है और ब्रिटिश को बाहर निकालना है। इसी उद्देश्य के साथ जो गद्दर मूवमेंट है, गद्दर आंदोलन है, उसको शुरू किया गया अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। इनके प्रमुख नेता की बात करें तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना थे और सोहन सिंह भाकना ने ही सह-संस्थापक और अध्यक्ष रहे गदर पार्टी की। खैर, अब है होम रूल आंदोलन जो कि है 1916 बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो आयरिश महिला थी द्वारा स्थापित किया गया। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन। अ, साथियों एक शब्द खैर एक बात मुझे ध्यान में आया कि जो बहुत सारे ऐसे हमारे देश के या फिर हमारे तत्कालिक जो क्रांतिकारी रहे, उन्होंने अपने स्तर को ना एक सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। जैसे मैं थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ, जैसे इन्होंने कहा पहली बात तो ये इन्होंने ये कही थी कि हम सबसे पहले अपने साम्राज्य जो है, उसके लिए जो नीति बन रही है, उसमें भारत के लिए स्वशासन हो और उसके लिए आपको यहाँ से हटना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें थी। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी था, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था सशस्त्र इसके माध्यम से, ये लोग चाह रहे थे कि नहीं-नहीं आप तुरंत हट जाएँ, मतलब अगर नहीं हटेंगे तो मैं आपके ऊपर ये आंदोलन के साथ-साथ मैं हिंसात्मक कार्रवाई भी कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा-सा आपको सेंस देखना पड़ेगा कि कई ऐसी धड़ा थी, जो सिस्टमैटिक वे में अपनी जो स्वराज है उसको प्राप्त करना चाह रहे थे, जिसमें ये आप कह सकते हो ये एक थे बाल गंगाधर तिलक। ताकि जो जैसा कि मैंने बताया कि बाल-पाल ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। उस एग्रेशन में बाल गंगाधर तिलक का जो था एक्सप्रेशन वो दरअसल थोड़ी-सी नॉर्मलाइज़ेशन के साथ कह सकते हो थोड़ा-सा वो था, कि ये सिस्टम के तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे थे। बहरहाल, उद्देश्य क्या था ब्रिटिश साम्राज्य को बाहर निकालना, अपनी स्वशासन को स्थापित करना। इसकी इनकी कहाँ गई हाँ, इनके जो एक सपोर्टर रहे या यूँ कहें साथ रहे जिन्होंने मतलब भारत के ना होते हुए भी इनकी एक बहुत बड़ी योगदान रही हमारी क्रांति की व्यवस्था में, हमारे भारत की स्वतंत्रता के क्रम में। तरीका यानी कि कैसे ये अपना उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते थे, तो प्रचार के तरीके, सार्वजनिक सभाओं के तरीके से और पर्चे के तरीके। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये भी बाल गंगाधर तक भले ही उग्रवादी चरण के नेता थे, लेकिन थोड़ी-सी इनमें कहीं न कहीं लिबरलाइज़ेशन की जो प्रवृत्ति होती है, ट्रेंड होती है, वो भी रही। इसलिए तो ये प्रचार कर रहे हैं। प्रचार किस बात का? कि भाई साहब आप हट जाओ। है ना? सार्वजनिक सभाएँ करी जाएगी। सभाएँ कैसे? कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताई जाए और ये बात को कहा जाए कि आप अपने स्वराज के लिए खड़ा हों और जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, आप अपने आवाज़ को उठाएँ और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी नीति बनाई जा रही है, उसको सपोर्ट करें। जो भी क्रांतिकारी आंदोलन किए जा रहे हैं, उसको सपोर्ट करें, ऐसी बातें कही गई। और दूसरी बात पर्चा के माध्यम से भी जैसे मैंने देखा जैसे अभी दिल्ली में चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ और कल दरअसल इसकी काउंटिंग होगी देखिए कौन अ, सत्ता पे आता है बहरहाल। तो मैं ये कह रहा कि पर्चा बाँटे जा रहे थे, अब जब भी रोड पे जाओगे, आपको पर्चा थमा दिया जाएगा। पर्चे में क्या है कि आप इसको लाएँ, उसको लाएँ, वगैरह-वगैरह चीज़ें-चीज़ें, है ना? तो वही बातें कही कि इसी प्रकार का पर्चा बनाया गया। पर्चा का उद्देश्य क्या था? पर्चा में जो चीज़ें थी वो क्या थी कि स्वराज क्या है? हमें कैसे अपने राज्य को प्राप्त करना है, हमें स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करना है, इन तमाम चीज़ों को ये की गई थी। और ये भी बात बताया जा रहा था कि हम शोषित हैं, किन-किन क्षेत्रों में शोषित हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता भी बढ़ाई जा सके। तो आर्थिक स्तर पे भी शोषित है, सामाजिक स्तर पे भी शोषित हैं और शैक्षणिक अवस्था में भी जो शोषण की स्थिति है वो भी बढ़ रही है धीरे-धीरे। तो इन तमाम चीज़ों को जागरूकता के माध्यम से या यूँ कहें पर्चे के माध्यम माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा एंड एनी बेसेंट द्वारा। खैर अब आगे चलते हैं तो होम रूल लीग हो गया तो 1916 अब अगली बात कही जा रही है लखनऊ समझौता 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। समझौता किस बात का? स्वशासन की संयुक्त मांग की। है ना? महत्व क्या था? हिंदू-मुस्लिम में फिर से एकता स्थापित हुई। जैसा कि मैंने आपको कहा कि भारत में
एकता थी उसको फूट डालो राज करो नीति के लिए कई ऐसे परिणाम लाए गए, कई ऐसी नीतियाँ लाई गई जिसमें से एक जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, जिसमें से एक था पार्लियामेंटो सुधार 1909 है ना? इसमें जो बातें हुई उसके बाद दरअसल यहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता होता है। समझौता इस बात का लिया कि जो पहले निर्धारित की गई थी कि जो निर्वाचन मंडली होगी वो स्प्लिटेड होगी, वो विभक्त होगी मतलब ये कि हिंदू के लिए अलग और मुस्लिम के लिए अलग। ये बातें यहाँ अस्वीकार की गई और लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं, नहीं हम एक तरीके से अपनी स्वशासन को चलाएँगे और संयुक्त रूप से अपने जो स्वशासन है उसको निर्धारित करेंगे। तो ये चीज़ें हुई लखनऊ समझौता में लखनऊ पैक्ट में दरअसल जो 1916 की घटना रही। महत्व क्या रहा हिंदू-मुस्लिम की जो एकता है वो बढ़ी। मैं ये कहूँगा कि यहाँ से ही तकरीबन कुछ हद तक आप कह सकते हो जो उग्रवादी चरम थे वो और जो लिबराइज़ेशन की जो एक ग्रुप थी वो दोनों एक सेंट्रिक पे आते हैं और फिर यहाँ से अलग अपना एक चीज़ें हैं जो आगे बढ़ाते हैं। हालाँकि यहाँ के कुछ 1 साल के बाद ही 1917 में ही गांधी की एंट्री होती है और फिर कांग्रेस का स्वरूप ही बदल जाता है। फिर कोई एक्सट्रीमिज़्म नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, एक नए तरीके से गांधीवादी तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और अंततः ये प्रयास जारी रहता है और फिर हम अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। तो ये थे लखनऊ समझौता। दरअसल आपको क्या ध्यान में रखना है कि स्वशासन की संयुक्त माँग हुई मतलब लोगों में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, दोनों ने मिल कर के स्वशासन को स्थापित करने का जो काम है वो किया। बहरहाल अब आइए थोड़ा-सा ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध रहा, उस विश्व युद्ध ने भारत की जो क्रांतिकारी आंदोलन रहे, राष्ट्रीय आंदोलन रहे, उसको कैसे प्रभावित किया? साथियों इससे पहले दरअसल हाँ, ये बीच में आएगा वो बात। आर्थिक कठिनाइयाँ हुई, मुद्रास्फीति यानी कि महँगाई बढ़ा और जो ये है टैक्सेज़ हैं, वो हाई टैक्सेज़ मतलब टैक्स बढ़ाए गए। क्यों बढ़ाए गए इसके पीछे का मैं थोड़ा-सा अभी चर्चा करूँगा। दूसरी बात कही गई, कर ही लेता हूँ। दरअसल आर्थिक कठिनाइयाँ कैसे? जैसा कि आपको पता है साथियों, जो ब्रिटिश है यहाँ से चलिए इसे बहुत ज़्यादा बातें बताई जा सकती है, मैं कंक्लूड करूँगा दरअसल कि ब्रिटिशर्स जो है ना कई मायनों में जो इम्पैक्ट ऑफ सॉरी वर्ल्ड वार था उसमें संलग्न थे और उनकी आधी यूँ कहें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो शक्तियाँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्थिक शक्ति है वो कहीं न कहीं इसमें डिस्ट्रॉय हो रहे थे। आपको पता है कि युद्ध में आर्थिक जो है क्षति होती ही है। उस आर्थिक क्षति को कंपनसेट करने के लिए कहीं न कहीं वो भारत से जो है उगाही करना चाह रहे थे। इसलिए तो टैक्सेस को बढ़ा दिया था और जो भी जो नीति आ रही थी दरअसल आर्थिक नीति है उसको बहुत कठोर मतलब इकोनॉमिक हार्डशिप की बात अगर हम कहें तो ये इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए मतलब ये अंततः ये चाह रहे थे वो कि जो भी क्षति हो रही या जो जो आर्थिक पूंजी की आवश्यकता है वो अपने कॉलोनी से लिया जाए क्योंकि भारत भी एक कॉलोनी के रूप में स्थापित था तो यहाँ सभी ज़्यादा से ज़्यादा धन उगाही की चेष्टा की जा रही थी। दूसरी बात इसमें ये भी कही जाती है कि जो इस वक़्त तक जो ये महात्मा गांधी हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जा चुका था और ब्रिटिश की तरफ से कई ऐसे वादा किए गए थे कि आप जो है ना, यही तो क्या नाम है, महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो, है ना? करो या मरो मतलब ये कि या तो मुझे आज़ाद करो या तो फिर तुम अपना जो मर रहे हो वर्ल्ड वार 1 में, उस वहाँ तुम मरो। हालाँकि इसके और भी कई एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं, फिलहाल मुझे ये समझना है कि भारत में जो क्रांतिकारी या राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, उसका क्या प्रभाव रहा था वर्ल्ड वार 1 का। तो पहली बात तो ये रही कि आर्थिक कठिनाइयाँ हुई, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाए गए। राजनीतिक स्तर पे देखें तो राजनीतिक जागरण और स्वशासन की माँग और तेज़ हो गई। क्योंकि भारतीयों में ये बात साफ तौर पे झलक रहा था कि दिख रहा था जो भी दूरदर्शी नेता थे, नेतागण थे, क्रांतिकारी नेता थे, उन्हें दिख रहा था कि जो ब्रिटिश है, वो अभी कमज़ोर पड़ रहा है क्योंकि उन्हें वर्ल्ड वार में कई स्तरों पे लड़ना पड़ रहा है। अगर अभी कहते हैं ना लोहा गर्म हो और उस वक़्त अगर आप वार करते हैं तो ज़्यादा प्रभाव होता है। तो कुछ इसी प्रकार से जो भारतीय राजनेता थे क्रांतिकारी आंदोलन में निहित, उन्होंने ये बात कही कि अभी-अभी मुझे किसी भी प्रकार से ज़्यादा दबाव बनाना है और दबाव स्वशासन की माँग की करी गई। तो राजनीतिक जागरण हुआ ही और स्वशासन की माँग हुई। इसके कारण मतलब एक इसके कारण दरअसल वो जो माँग थी और ज़्यादा बढ़ गई। कहते हैं ना लोग अगर विवश में हो, अगर एक व्यक्ति विवशता में है और उसका कोई व्यक्ति अगर विवशता का फ़ायदा उठाना चाह रहा तो ज़्यादा और भी आक्रामक हो जाता है। हालाँकि हाँ, यहाँ मैं विवशता जो है वो अंग्रेज़ों का नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा शोषण कर चुके थे, तो उनको थप्पड़ मारना
मतलब जायज़ था दरअसल। क्योंकि अगर कोई गर्दन काट दे रहा है आपका, तो आप एक थप्पड़ मारकर ये कहोगे कंपेंसेट हो गया, तो फिर वो शायद नहीं। वही यही बात है कि आप इतना ज़्यादा लूट चुके हो कि आपके ऊपर दबाव बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं है। आप चाहे जिस भी अवस्था में। बहरहाल राष्ट्रीय आंदोलन की अगली मतलब ये इसी में अगला कड़ी है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। साथियों, ये एक बहुत बड़ा काला दिन भारत के जो क्रांतिकारी आंदोलन रहे, उसमें ये काला दिन, काला अध्याय कहा जाता है। इसके पीछे की क्या वजह रही, मैंने आपको बताया बताया तो नहीं, हालाँकि जब 1919 ये आएगा ही, चूँकि हम उट जो ये है ना टाइम फ्रेम 1905 से 1918 तक ही बता रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा उसके प्रभाव को हमने देखने का प्रयास किया। इसका विस्तार से हम अगले जो भी सेशन होगा उसमें करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार तो हो गया। अब क्या है साथियों, अब देख लेते हैं रोल ऑफ जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की जो भूमिका है वो। पहली बात ये कि अनेक प्रकार की जो यहाँ 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 ना इसके बाद की जो स्थिति है, दरअसल कंक्लूजन के तौर पे हम लोग पहुँच रहे हैं धीरे-धीरे। तो अनुशीलन समिति बनाई गई, युगांतर जैसे क्रांतिकारी समूह उभरे। मतलब कुल मिलाकर बात ये की गई कि जब हमारे देश में इस तरीके की क्रांति अपनी चरम सीमा पे थी, तो कई स्तर पे कई प्रकार की समितियाँ बनाई जा रही थी, जिसके माध्यम से और भी क्रांतिकारी आंदोलन को यूँ कहें तो बढ़ाया जा सके, सुदृढ़ किया जा सके। उन्हीं में से कुछ एक थे अनुशीलन समिति, युगांतर, हालाँकि इस नाम से एक आपको पत्रिका भी निकला था, युगांतर पत्रिका। विशेष तौर पे यूँ कहें तो ऐसे-ऐसे अनेक समूह उभरे, जिन्होंने भारतीय जो आंदोलन था उनको और सफल बनाने का काम किया। तो प्रमुख कार्य क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख कार्य क्या? ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे एक समूह ही नहीं, कई ऐसे नेता भी उभरे, जो सीधे एकदम गोली से बात करने वाली बात को समर्थक थे। खैर, ढींगरा कहाँ गए? ढींगरा नाम का एक कोई व्यक्ति रहे थे, हाँ, मदन लाल ढींगरा, उन्हें इनको हत्या कर दी थी। प्रमुख कार्य क्या? ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या किया। हालाँकि ये गांधीवादी जो विचार है उसके अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी चूँकि वो बहुत ज़्यादा संप्रेषित कर चुके, मतलब ये अवशोषित कर चुके थे भारत को, तो उनको तो भुगतना ही था। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो इनके द्वारा जो नीति लाई गई, खैर जो ब्रिटिश अधिकारी थे, इनके द्वारा जो नीति लाई गई थी, उससे हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, ज़्यादा हो गया, सैकड़ों लोगों की जो है बलि वो पड़ी थी। तो इनका बलि पड़ना मैं कहूँगा जायज़ है। बहरहाल, हालाँकि जायज़ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर आप किसी भी सेंस में तब हत्याओं को जायज़ ठहराते हैं, तो ये गलत है, ये आपकी खैर फिर भी उद्देश्य क्या थी? दरअसल उद्देश्य यही था ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन विद्रोह को प्रेरित करना, यानी कि इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन लोगों में फैलाया जाए, किस बात को लेकर? ब्रिटिश रूल कहाँ गया? हाँ, और किस बात को लेकर? स्वशासन को लेकर, है ना? जन भागीदारी को बढ़ाया जाए, जन विद्रोह को प्रेरित किया जाए, ये उद्देश्य था, जो भी रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स थे, क्रांतिकारी आंदोलन थे, आइए। खैर, ये थे कुछ बातें। अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और एक घटना घटती है, कामागाटू मारू प्रकरण। हालाँकि घटना जो भी आप अंग्रेज़ी में कहते हैं, कोमागाटू मारू इंसिडेंट 1914। दरअसल साथियों ये है ना, चलिए आगे देखेंगे। अ, भारतीय प्रवासियों भारतीय प्रवासियों को ले जाने वाले जहाज को कनाडा में प्रवेश से रोक दिया गया था। दरअसल एक बात मैं बता दूँ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि तकरीबन 376-73 ऐसी कुछ संख्या होती है, आपको ध्यान रहे तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं पढ़ा था तो थोड़ा-सा ध्यान में बात ये है कि जो कामागाटू है ये एक जहाज था। जहाज कहाँ था? जापान का एक जहाज होता है और जहाज में दरअसल जो हमारे भारत के लोग थे, विशेष तौर पे एक पंजाबी, यानी पंजाब क्षेत्र के, हरियाणा, जो भी, हालाँकि उस वक़्त तो सब यही था, पंजाब प्रांत के अंतर्गत ही सभी। तो जो पंजाब प्रांत के लोग थे, हिंदू, सिख, ईसाई कई लोग थे, वो दरअसल कनाडा जाना चाहते थे और वहीं बसना चाहते थे और वहाँ से अगर संभव हो पाता तो अपनी क्रांतिकारी को जो क्रांतिकारी क्रांतिकारी गतिविधि है उसको स्थापित करना चाह रहे थे, करना चाहते हैं दरअसल। लेकिन उनको प्रवेश देने से रोक दिया गया। कनाडा के जो पोर्ट है जहाँ उतरता है ना नाव, वहाँ वहाँ रोक दिया जाता है। फिर उसके बाद की स्थिति ये होती है कि लोग तितर-बितर हो जाते हैं और फिर ये एक मंशा कि हम अ, कनाडा में जाकर क्रांतिकारी गतिविधि को, हालाँकि ये थोड़ा-सा विवाद का विषय भी रहता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, वो यहाँ से भाग कर जा रहे थे और किसी भी प्रकार का क्रांतिकारी आंदोलन नहीं करते। कई लोगों का मानना है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। वो अपने भारत के जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसको मदद कर सके, इसलिए वो यहाँ से हट करके एक प्रॉपर तरीके से, कहते हैं ना कि 2 तरीके से आंदोलन चल रहा था, एक इंडिया में, एक इंडिया से बाहर। इंडिया के बाहर जैसा कि मैंने आपको देखा कि जो ये थे ना, क्या नाम था उनका?
लदल हाँ, ये सोहन सिंह भागना और लाला हरदयाल ये दोनों थे ना, ये दोनों बाहर से किए थे। खैर तो ये बातें कही कि अंततः ये बात अंततः उन्हें स्वीकार नहीं मिला अंदर जाने के लिए और फिर वो बातें वो रह गई। नस्लीय भेदभाव को उजागर किया और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को बढ़ाया। तो कमा इस बात से भी पता चलता है उम, दरअसल मैं क्या देख रहा हूँ हाँ, कामागाटो जो इंसिडेंट है वो। नस्लीय भेदभाव को उजागर किया और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को बढ़ाया। हालाँकि ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा दरअसल एक सवाल है। खैर, महत्व क्या था? गदर आंदोलन को मजबूत किया। हाँ, दरअसल हाँ, देखिए ध्यान में आ गया। और ये बात ये है कि जो रोका गया था यहाँ सिखों को, हिंदुओं को, उसमें कहीं न कहीं ये बातें कही गई थी कि हिंदू होना, सिख होना, भारतीय होने के कारण उन्हें वहाँ रोक दिया गया है। और कहीं न कहीं नस्ल भेदभाव की जो बू आ रही थी, वो प्रत्यक्ष रूप से देखी जा रही थी और ये बात को स्वीकार किया गया कि जो परमिशन नहीं मिला, ना मिलने का कारण कहीं न कहीं नस्लीय भेदभाव है। और यहाँ से ये चीज़ें और ज़्यादा प्रेरित किस बात को लेकर कि जो गद्दर आंदोलन था, उनके लोगों में और ज़्यादा खुन्नस आई और ज़्यादा क्रांतिकारी भाव आया कि नहीं-नहीं ब्रिटिशर्स ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारे प्रति जो एक भाव है दरअसल, उस नस्लीय भेदभाव को कैसे दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से गद्दर जो आंदोलन है वो और मजबूत हो जाता है। खैर अब है अगस्त डिक्लेरेशन 1917 ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वशासन का वादा दिया था। यही बातें कही जा रही थी और चूँकि फिर बातें हैं ना कुछ टाल-मटोल करने लगे थे अंग्रेज़ लोग तभी जो महात्मा गांधी उन्होंने कहा था, करो या मरो। मतलब ये कि आज़ाद करो नहीं तो फिर हम अपना जो सपोर्ट है वो नहीं देंगे, फिर तुम मरो अपना युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में। तो ये बातें थी। बहरहाल फिर वही अगस्त डिक्लेरेशन में यही बात कही गई थी कि हाँ, हम आपको प्रथम विश्व युद्ध के बाद अभी आप सपोर्ट कर दीजिए गांधी जी, बाद में हम आपको स्वशासन जो है वापस कर देंगे। फिर 1919 में बाद में देखेंगे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसका परिणाम था। मतलब ये कि जब ये चीज़ें स्थापित हुई, ये वादा किया गया तो भारतीय लोगों से भी कई प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स के तौर पे वो चीज़ें की गई और उसका एक परिणाम था कि 1919 का जो एक सुधार है वो लाया गया। क्या है आगे इस सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बात और कही जा रही कि बहुत कम, बहुत देर तक होने के लिए आलोचना की गई। खैर, ये बातें नहीं, दरअसल इसमें ये बातें कही गई थी कि अ, क्या है दरअसल मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सरकार के द्वारा बातें की गई थी अगस्त प्रस्तावना में स्वशासन का, बहुत थोड़े समय के लिए लेकिन हाँ, बहुत तीव्र गति से एक तरीके से आप कह सकते हो। क्रिटिसाइज़ फॉर बीइंग टू लिटिल एंड टू लेट। दरअसल ये शब्द शायद कुछ इसमें हेर-फेर हुआ है, पर मुझे सेंस पता है कि मैं ऐसा क्यों लिखा। वो बातें ये थी कि तीव्र गति से मतलब विरोध होता है, क्योंकि महात्मा गांधी का सपोर्ट मिल चुका था, मिलने वाला था आने वाले और समय में और आलोचनाएँ भी होती है। किस बात को लेकर कि आप अभी-अभी आपने कहा कि हम आपको आने वाले दिनों में स्वशासन का ये करते हैं और फिर अंततः आप इस बात से मुकर रहे। इस बात को लेकर कई मोर्चों पे इनसे जो है वो आंदोलन होता है और कहीं न कहीं आलोचना बृहत स्तर पे की जाती है। बहरहाल तो अब है लास्ट में इमर्जेंस ऑफ न्यू लीडरशिप नए लोगों का यानी कि नए नेतृत्व का उभार। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के बाद गांधी का एक जन नेता के रूप में उदय हुआ। स्वाभाविक तौर पे हालाँकि इसको बाद में और विस्तार से देखेंगे क्योंकि 1917 में आपने देखा होगा कि बिहार की चंपारण में जो एक किसान की समस्याएँ होती है, तिनकटिया प्रणाली आदि को लेकर, मैं यहाँ विस्तार में जाने से बचूँगा चूँकि आने वाले समय में इसको विस्तार से देखेंगे। तो दरअसल मुझे ये देखना है कि नया नेतृत्व कौन-कौन आया। पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कांग्रेस थी, कांग्रेस में 2 ध शुरू में एक धड़ा ने काम किया 1885 से 1905 के आस-पास तक। फिर ये 1905 में बंगाल विभाजन के बाद 2 धड़ा में विभक्त हो जाता है जिसमें एक लाल बाल पाल और फिर एक जो दरवादी नेता हैं वो रहते हैं। इन नेताओं ने इन संगठनों ने अपनी जो स्थिति है तकरीबन 1917-18 तक बनाई। अब क्या है कि नए नेता आ जाते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि पहली जो एक रिकॉग्नाइज्ड फेस उभर कर आता है वो महात्मा गांधी दूसरी जो है वो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन नेताओं के माध्यम से अब जो भारत की राजनीति है, वो एक अलग स्तर पे पहुँचती है और कहीं न कहीं अंततः एक निष्कर्ष है वो मिलता है और निष्कर्ष का जो थीम है वो भारत के हक में होता है। अभिजात एक चीज़ और ये महत्वपूर्ण बातें कही जा रही कि अभिजात्य नेतृत्व मतलब जो इली एलीट लीड थी, उस
अभिजात नेतृत्व वाले आंदोलन से जन-भागीदारी आंदोलन में बदलाव हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के ऊपर ना एक बहुत बड़ी इस बात की कटाक्ष की जाती है कि ये एलीट वर्ग के लोग हैं। एलीट वर्ग कहने का मतलब डॉक्टर, वकील जो बड़े-बड़े पढ़े-लिखे लोग हैं वो। तो शुरुआत में स्वाभाविक तौर पे ये बात सही था कि बड़े लोगों ने ही, अभिजात वर्ग ने ही बात की शुरुआत करी कि भारत में एक ऐसा मंच होना चाहिए जिसके माध्यम से लोग अपना जो बात है वो संप्रेषित कर पाएँ, अंग्रेज़ों तक पहुँचा पाएँ। लेकिन बाद में जैसे-जैसे लोगों की भागीदारी बढ़ी और विशेष तौर पे ये तकरीबन 20 साल होने वाले थे, सॉरी 3 दशक होने वाले थे यानी कि 30 साल। और यहाँ एक ऐसी स्थिति बनती है जहाँ ये जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो महज़ एलीट वर्ग का नहीं, एलीट नेतृत्व नहीं, अब जन-भागीदारी का हो गया था। और जन-भागीदारी में आपने देखा ना, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ये लोग के साथ ना जो चूँकि इन्होंने ज़मीनी स्तर पे काम किया, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाती है। ये बारदोली की महिलाएँ ने दरअसल इनको सरदार के नाम से सुशोभित किया था, यूँ कहें तो नाम दिया था। वहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ की महिलाओं के लिए काम किया, यानी कि लोगों के बीच रह कर के उनका आवाज़ उठाया, इसलिए इनके साथ एक बहुत बड़ा जनसमूह का समर्थन था। अब इन ये लोग जो है वो दरअसल भागीदारी बन रहे कांग्रेस आदि के, तो स्वाभाविक तौर पे उनकी जो जन भागीदारी है या यूँ कहें जन समर्थन है, वो इसमें इंक्लूड होगा। इस तरीके से अब जो है कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं जन भागीदारी की पार्टी बन चुकी थी। तो ये थे कुछ एक्सप्लेनेशन। अब देख लेते हैं लास्ट में दरअसल कहाँ गया ये? कंक्लूज़न और सॉरी कंक्लूज़न एंड लीगेसी। 1905 और 1918 का काल जो है भारत में जन राष्ट्रवाद का नींव रखा। स्वाभाविक तौर पे जिस तरीके से भारतीयों में एकता का भाव, राष्ट्रीयता का भाव, भारतीयता का भाव उभरा, उसके पीछे हमने देखा कितने सारे जो आंदोलन थे, उन आंदोलन से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोगों में जन राष्ट्रवाद की नींव रखी। प्रमुख परिणाम क्या हुए कि उग्रवाद का उदय हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरी बात ये की गई कि जो 1909 का पार्लियामेंटो सुधार था, जिसके माध्यम से हिंदू-मुस्लिम एकता को विखंडित करने का प्रयास किया गया था। फिर उसे ही पुनः पैक्ट के माध्यम से एक थोड़ी-सी जो संभावना थी कि हाँ, हम बँटेंगे, वैसी चीज़ें मतलब नहीं हुई और हिंदू-मुस्लिम एकता स्थापित हुई। और गांधी का उदय। अ, असहयोग आंदोलन 1920 में आगे देखेंगे, लेकिन फिर आगे के संघर्षों के लिए मंच तैयार किया। क्योंकि असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन प्रॉपर तरीके से लोगों का आंदोलन था। क्यों? क्योंकि आपके मतलब कितना बड़ा भी नेता क्यों ना हो, अगर असहयोग मतलब ये कि हम मदद नहीं करेंगे, तो उनकी एक मदद से कुछ नहीं होने वाला है। मतलब मान लीजिए गांधी जी कहते हैं कि हम कुछ नहीं मदद करेंगे, तो गांधी जी का मतलब थोड़ी है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर गांधी जी ऐसा कह रहे हैं कि हम मदद नहीं करेंगे और गांधी जी अकेले नहीं हैं, उनके साथ तकरीबन भारत का पूरा समाज जुड़ा हुआ है। तो अगर ये किसी प्रकार का स्टेप उठाते हैं, किसी प्रकार का निर्णय लेते हैं, तो इस निर्णय का समर्थन एक बहुत बड़ी जन-भागीदारी के लोगों का भी मिलेगा। मतलब ये कहेंगे कि मैं नमक नहीं खाऊँगा आपका, तो इतने बड़े लोग नमक नहीं खाएँगे। और अंततः जो आप देखिए ना, थोड़ा-सा आप अगर पीछे से देखिएगा मतलब बैक माइंड से, तो जितना ज़्यादा गांधी जी दूरदर्शिता रही उसको देखिए। गांधी जी ने दरअसल इस बात को ठान लिया था कि किसी भी प्रकार से भारत में जो अंग्रेज हैं, उनको आर्थिक रूप से कट आउट करना है। मतलब उनको जो पैसा कमा रहे हैं भारत के अर्थव्यवस्था से, उसको बाहर करना है, ऐसी बातें कही गई। इसीलिए तो उन्होंने चरखा का ये किया कि जो कपड़ा विदेशों से ये कर रहे हैं, अगर आप उनको ये करते रहें, एक तरीके से पैसा देते रहे, जो भी उनके आयातित वस्त्र है, उसको खरीदते रहे, तो कहीं न कहीं वो तो आर्थिक रूप से सशक्त हो ही रहे हैं। तो वही पैसा आपके आंदोलन को दबाने में लगाएँगे। तो सबसे पहले ये कीजिए कि उनका जो एक स्रोत है आर्थिक स्रोत दरअसल आर्थिक अर्जन का, उस पे कटा उसको रोका जाए, उसको कम किया जाए। और इसीलिए इन्होंने असहयोग आंदोलन की बात कही कि हम कि जैसे जो भी हमारे भारतीय हैं, आपकी किसी भी नीति का सहयोग नहीं करेंगे, आपके किसी भी भारतीय भी कई ऐसे भारतीय थे जो उनके तंत्र के हिस्सा थे। तो जो भी हिस्सेदार मतलब हैं, भारतीय हैं, वो किसी भी प्रकार का और ऐसा ही बात कही जाती है कि इसमें जो बहुत सारे ऐसे लेखक थे जिन्होंने भारतीय जिन्होंने अंग्रेज की नौकरी से सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। कई ऐसे वकील थे जिन्होंने केस लड़ना छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जैसी स्थिति बनाई। इसका एक व्यापक आधार बताया, वैसे वही मैं कहा कि ये ऐसे आंदोलन ना व्यापक आधार तभी बन मतलब ये सफल तभी हो पाया जब इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों जुड़े? क्योंकि पूर्वत जो घटनाएँ रही, उन घटनाओं से लोगों में एकता का भाव आया। तो तब कहीं जाकर आगे आने वाले दिनों में गांधी बन पाए। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा महत्व था। तो कन्क्लूज़न भी देख लिया हमने कि क्या हुआ, तो एक नींव रखी गई। लीगेसी जो थी कि महात्मा गांधी और बड़ी-बड़ी ऐसी चीज़ें थी जो क्या कहते हैं ये हुए। हालाँकि लीगेसी का जो हिंदी अगर आप देखेंगे तो इसको कहा जाता है विरासत।
मतलब निष्कर्ष और विरासत। विरासत क्या? जो मिला, क्या मिला? जनभागीदारी मिली, क्या मिला? लोगों का समर्थन मिला, क्या मिला? लोगों में राष्ट्रवादी भावना का जो जागृत स्थिति है, वो बना बनाया बरकरार हुआ, ऐसा मिला। ये विरासत रही आने वाले दशकों के लिए, आने वाले महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के लिए, क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के लिए। तो ये था साथियों, जिसे हमने देखा दरअसल भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उनमें कौन-कौन सी घटनाएँ हुई और उन घटनाओं घटनाओं को हमने विस्तार से इनफैक्ट जितना संभव हो पाया विस्तार से देखने का प्रयास किया। चलिए, अब जाते-जाते आपके लिए एक सवाल, तो ये आज सवाल है, दरअसल ये पॉलिटी का सवाल है। मुझे उम्मीद है आप इसे ज़रूर आपको इसे ज़रूर ये करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए। सवाल है, संविधान की 10वीं अनुसूची दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित है। सॉरी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की 10वीं अनुसूची दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित है। एक विधायक अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर किसी अन्य पार्टी में शामिल होता है, तो वह दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित हो सकता है। तीसरा, किसी राजनीतिक दल के 2/3 यानी 2/3 सदस्य यदि किसी अन्य दल में विलय अ, हो जाते हैं, तो उन्हें दल-बदल कानून से छूट मिल सकती है। चौथी बात कही जा रही है, दल-बदल से संबंधित मामला में अंतिम निर्णय संसद द्वारा लिया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं या एक से अधिक, जो भी है आपको उत्तर में लिखना है। पहला ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2, 4, फिर सभी। तो जो भी सही आंसर है आप ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में बताएँ और इससे पता चलेगा आपको भी कि हाँ, जो दल-बदल कानून, हालाँकि जब मैं पॉलिटी का सेशन होगा वहाँ इस बात को विस्तार से ज़िक्र एनालिसिस किया ही जाएगा। तो चलिए, अंततः आपको बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके मेरे इस प्रयास से आपको कहीं न कहीं थोड़ी बहुत फ़ायदा हो रहा है, इनफैक्ट आपकी जो भी जर्नी है, उस जर्नी का थोड़ा-सा हिस्सा अगर मैं बन पा रहा तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं तो फिर कोई विशेष बात नहीं। बहरहाल चलिए, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। एक बार फिर से आखिरी दरअसल मैं शायद नहीं ले पाया। स्लाइड है वो नहीं ऐड कर पाया। वो इस बात का था कि कल की जो सेशन होगी वो किस बात की होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल अगले सेशन में। थैंक यू।